हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम आप सभी का बायोलॉजी के एक नए टॉपिक जो हमने नीट क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हम कर रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में वी ऑलरेडी डिस्कस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ओके। एंड इन दिस टॉपिक वी आर डूइंग द डाइजेशन ऑफ फैट, कि जो फैट है वो बॉडी के अंदर हमारे कैसे जा कर के डाइजेस्ट होता है और कैसे जाके वो एब्जॉर्ब होता है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट को हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर? अगर आपने पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले डाइजेशन की जो मैंने बेसिक स्टेप्स बताए थे वो एक बार ज़रूर देख लेना। क्लियर? चलो चलते हैं हम द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फैट्स। अगर पहले फैट को एज ए हम बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर पढ़ें तो जो फैट है वो किसका बना हुआ होता है? इट इज मेड अप बाय द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर एस्टर बॉन्डिंग होती है, वहाँ पे वाटर रिमूव होता है, 3 वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे रिमूव होते हैं। तो फैट जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? 3 फैटी एसिड होंगे इसमें और एक इसमें ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जुड़ता है, एस्टर बॉन्ड होता है, इसमें बनेगा हाइड्रोलिसिस से और फिर फैट बनता है। तो इसका मतलब रियल में जो फैट है वो क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जिसमें जो फैटी एसिड होते हैं वो अलग अलग होते हैं और अलग अलग फैटी एसिड के बेसिस पे ही जो फैट होते हैं उनका नाम भी अलग अलग होता है। क्लियर? अब मैं यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ सिर्फ कि फैट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो फैट है ये ट्राइग्लिसराइड 3 फैटी एसिड, तो ये फैटी एसिड थे CH2O COOH, यहाँ पहले था CHO-COOH, मतलब एसिडिक ग्रुप यहाँ होता है। तो इसका मतलब ये 3 के 3 जो है फैटी एसिड होते हैं सॉरी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, और जो किसके साथ जुड़ रहे हैं? फैटी एसिड के साथ। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज CH2O COOH, CHO-COOH, CH2O and COOH, ओके। और इसमें जुड़ जाते हैं फैटी एसिड। ये फैटी एसिड जो हैं ये सेम भी हो सकते हैं और ये अलग भी हो सकते हैं। तो इनके साथ R1 R2 हम मान रहे हैं कि अलग अलग हैं। तो जब ये फैटी एसिड इनके साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पे कोई भी एसिडिक ग्रुप इसका होगा तो उसके और यहाँ पर क्या रिमूव हो जाएगा? इसके OH और इधर से H रिमूव होने से यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाता है और ये क्या बन जाता है? हमारा ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। क्लियर? जैसे कि मैं यहाँ पर एक आपको अगर करके दिखाऊं, दिस वन इज लाइक COOH और इधर से एसिडिक ग्रुप का COOH है, यस। तो यहाँ पे क्या होगा? OH और ठीक है, और इसका H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और रिमूव होने से ये क्या बच जाएगा? इसका यहाँ कोई भी मान लीजिए X आगे एलिमेंट है तो COO और आगे ये X मतलब R1 रह जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसका रिजल्ट लिख रखा है कि जो ट्राइग्लिसराइड है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। दिस इज इन दिस मैनर। क्लियर? CH2O CO R1 CHOOC R2 CH2OOC R3। तो इस तरह यहाँ पर 3 एस्टर बॉन्ड बनते हैं, एस्टेरिफिकेशन होता है और ये हमारा ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये इसलिए बताई गई है क्योंकि आपको डाइजेशन ऑफ फैट के अंदर ये यूटिलाइज होगी। क्लियर? ओके। जैसे ही हम मान लीजिए फैट को खाते हैं तो फैट को खाने के बाद में पहले क्या होता है? च्यूइंग होती है, मैस्टिकेशन होता है हमारे माउथ के अंदर, और माउथ के अंदर जब उसका मैस्टिकेशन होता है तो माउथ में मिक्सअप होता है फूड के साथ सलाइवा। लेकिन यू नो सलाइवा कंटेन ओनली एंड ओनली वन एंजाइम एंड दैट इज टाइलिन या सेलेवरी अमाइलेज, एंड दैट इज हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च के डाइजेशन के लिए वो क्या होता है? नेसेसरी होता है। तो इसका मतलब सलाइवा में तो कोई फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता ही नहीं है। फिर उसके बाद फूड कहाँ जाएगा? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर हालांकि गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, लेकिन गैस्ट्रिक जो लाइपेज है वो वहां पर इतना ज्यादा एफिशिएंट एक्टिव नहीं होता। वो उस तरह की, अब इस चीज को ध्यान से नोट करना बेटा,
आप जब एब्जॉर्प्शन स्टेप्स को पढ़ेंगे तो स्टमक के अंदर बताया जाता है मोनोग्लिसराइड्स स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन वो कहाँ से आए, क्योंकि जो फैट है वो फैट तो आफ्टर जब उसका इमल्सिफिकेशन हो जाता है तभी वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो जो हम बिल्कुल सिंपल मोनोसेक्राइड की फॉर्म में अगर कोई फैट खा रहे हैं तो वो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज की प्रेजेंस में ब्रेक होकर के एब्जॉर्ब हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की फॉर्म में। तो इसका मतलब जो स्टमक है वो मोनोसेक्राइड्स को एब्जॉर्ब करने के कैपेबल है, लेकिन स्टमक के अंदर बाइल नहीं होता, ना ही फैट का इमल्सिफिकेशन होता, तो वहां पे फैट का एफिशिएंट वे में डाइजेशन नहीं होगा। क्लियर बेटा। उसके बाद में इसका मतलब स्टमक के अंदर क्या है, स्टमक कंटेन ओनली गैस्ट्रिक लाइपेज एंड दिस गैस्ट्रिक लाइपेज इज नॉट एफिशिएंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। क्लियर। उसके बाद लेकिन मैंने बताया है कि अगर हमने ऑलरेडी मोनो या डाइसेक्राइड की फॉर्म में फूड खा रखा है, फैट खा रखा है, तो उसके लिए गैस्ट्रिक लाइपेज एफिशिएंट है, उसको डिग्रेड करके डाइजेस्ट करके स्टमक के अंदर मोनोसेक्राइड एब्जॉर्ब हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है only few monosaccharides are capable to absorption in stomach. ओके और उसके बाद में जो फूड है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन मतलब स्टमक से निकले तो डिओडिनम, और डिओडिनम के अंदर जब फूड जाता है तो इधर से पैंक्रियाटिक जूस आता है और ऊपर से उसी के साथ बाइल आता है। तो इसका मतलब फूड के अंदर सबसे पहले बाइल मिक्सअप होता है और बाइल उन फैट की बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स को तोड़ता है और उनको स्मॉलर वन में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब conversion of the larger fat droplet into the smaller one is emulsification। और जो ये emulsified fat है अब इसके ऊपर एंजाइम काम कर सकता है। ध्यान दीजिएगा जो पेंक्रियाटिक लाइपेज है वो प्रिंसिपल एंजाइम है फॉर द फैट डाइजेशन, और फैट के डाइजेशन के लिए जो सबसे ज्यादा काम करता है वो पेंक्रियाटिक लाइपेज ही है। तो पेंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट है इसका मतलब ये वाली स्ट्रक्चर इसके ऊपर काम करेगा और क्या कर देगा, एक फैटी एसिड को रिमूव कर देगा और डाइग्लिसराइड बच जाएगा। इसका मतलब एक फैटी एसिड यहाँ पे रिमूव हो गया तो क्या बच गए, डाइग्लिसराइड और ग्लिसरॉल, है ना। अब इस डाइग्लिसराइड के ऊपर फिर पैंक्रियाटिक लाइपेज काम करता है फैटी एसिड प्लस, इसका मतलब ये दो रिमूव हो गए, क्या बच गया, फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड, है ना। और इसके ऊपर फिर काम करता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और ये थर्ड वन वाला भी हट जाएगा तो ये क्या बच गया, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। क्लियर। तो इस तरह जो पेंक्रियाटिक लाइपेज है ऑलमोस्ट सारे के सारे फैट को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। ओके इंटेस्टिनल लाइपेज जो है वो भी कैपेबल होता है फैट के डाइजेशन में, लेकिन वो उतना काम करता ही नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सारा का सारा काम जो है वो किसके थ्रू कर लिया जाता है, दैट इज डन बाय द पेंक्रियाटिक लाइपेज। पेंक्रियाटिक लाइपेज ऑलरेडी सारे के सारे फैट को डाइजेस्ट कर चुका होता है। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन कि हाउ द फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन अवर इंटेस्टाइन, बिकॉज यू नो द फैट्स आर वाटर इनसॉल्युबल। तो फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फैट है वो फैट किस में कन्वर्ट हो चुका है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। इसके अलावा वहाँ पे स्टीरोल्स वगैरह भी होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स वगैरह भी होते हैं, और ये सारे के सारे जहाँ भी एब्जॉर्ब होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं। ये सारे के सारे जो फैट इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर हैं उन सभी को एक मिसल फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब मैंने बाइल की वीडियो बनाई थी तो बाइल में बताया था कि जो बाइल है इट इज हेल्पफुल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये क्या करता है, जो फैटी एसिड है अब फैटी एसिड को ब्लड लेगा ही नहीं, मना ही कर देगा, क्योंकि ये क्रॉस ही नहीं करेगा सेल की वॉल को, ब्लड कैपिलरी की वॉल को। तो क्या होगा, ये जो फैट है इसके चारों तरफ बाइल सॉल्ट फॉस्फोलिपिड की लेयर बन जाएगी, और बाइल साल्ट और फॉस्फोलिपिड मिल करके एक मिसल बना देते हैं, क्योंकि फैटी एसिड अंदर छुप जाता है और बाहर फॉस्फोलिपिड की लेयर बन जाती है। तो इट्स लुक लाइक ए सेलुलर स्ट्रक्चर जिसको हम मिसल बोलते हैं। और ये मिसल अब ये किसका बना हुआ है, बाइल सॉल्ट का, फॉस्फोलिपिड्स का एंड फैट का बना हुआ है। ठीक है। अब ये मिसल बहुत आराम से किसके अंदर चला जाता है, एंटेरोसाइट सेल्स ऑफ, लाइक जो फैट है वो फैट कहाँ है, ये इंटेस्टाइन है,
और इंटेस्टाइन का कौन सा रीजन है, जेजुनम रीजन। अब यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, फैटी एसिड में। और अब इस फैटी एसिड के ऊपर क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर से मिसल बन जाएगा। अब इस मिसल को हमें पहुंचाना है लैक्टील के अंदर, लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर, क्योंकि ब्लड तो इसको लेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड के अंदर दो नुकसान होंगे, एक तो ब्लड डायरेक्ट इतना हैवी फैटी एसिड लेगा, और दूसरा क्या है, ब्लड के अंदर फिर ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो अब ये मिसल, ये इंटेस्टिनल वॉल किसकी बनी हुई है, एंटेरोसाइट्स या एपिथेलियल सेल्स की। इसका मतलब यहाँ पे जाएगा ये पहले। तो जब ये इन एंटेरोसाइट सेल्स के पास जाता है तो इसको सबसे पहले वहां पे ER इसको पकड़ लेता है ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जब ये मिसल जाता है तो इसको भी पहले ER ब्रेक कर देता है कि तुम बहुत देर हो गए यहाँ पे परेशान किए हुए थे सारे के सारे सिस्टम को, अब आप आओ यहाँ पे। और इसको क्या कर देगा, ये प्रोसेस कर देता है, इसको और भी तोड़ देता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, काइलोमाइक्रोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और अब ये काइलोमाइक्रोन बहुत इजीली लिम्फेटिक कैपिलरी या लैक्टील के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और यहाँ से ये लिवर के पास चले जाते हैं। और लिवर फिर इन फैटी एसिड से हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस करता है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ओके, और ये जो मोस्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट है वो कहाँ होता है, जेजुनम के अंदर होता है। लेकिन अगर हमने डायरेक्टली ही कुछ मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड ले रखे हैं तो वो किसमें कैपेबल है एब्जॉर्प्शन के, स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन के कैपेबल होते हैं। क्लियर बेटा। तो फैट डाइजेशन में कुछ ज्यादा नहीं है, फैट में सबसे पहले बाइल एक्ट करता है, क्योंकि हमारे सलाइवा में और गैस्ट्रिक जो लाइपेज है उसका ज़्यादा फंक्शन नहीं होता। तो जब बाइल एक्ट करता है, जब फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करता है तो उसके ऊपर पैंक्रियाटिक लाइपेज काम करता है और फैट को किस में कन्वर्ट कर देगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड। फिर उसके बाद फिर इसको तोड़ता है फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड, फिर इसको फिर तोड़ता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। और ये मिसल के थ्रू बनते हुए लैक्टील के अंदर एंटेरोसाइट्स में जाएंगे। एंटेरोसाइट्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट कर देता है और ये काइलोमाइक्रोन फिर इसको कहाँ, लैक्टील के अंदर जाते हुए लीवर के पास चले जाते हैं। तो क्लियर। तो इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा डाइजेशन ऑफ द फैट एंड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं फ्यू और मिनरल्स वगैरह का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बेटा, प्लीज लाइक जरूर करना। थैंक यू।